चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, प्रोटेक्शंस ऑफ कोलाइड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट हैपन इफ वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन लाइक लायोफोबिक। तो व्हाट हैपन, इट गेट प्रेसिपिटेट, इट गेट कोगुलेट, इट गेट फ्लकुलेटेड। इज इट क्लियर? अब उसको बचाना है, ठीक है। तो नाउ द प्रोटेक्शंस ऑफ ए कोलाइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ वन वर्ड विच इज नॉन एज लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। लायोफिलिक सॉल्ट इज नॉन एज स्टेबल सॉल्ट। बहुत स्टेबल सॉल्ट होता है, एक अच्छा सॉल्ट होता है कि व्हाट हैपन इफ वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन ए लायोफिलिक सॉल्ट, देयर इज अ नो प्रेसिपिटेशन अनटिल अनलेस कोई इंटेंशनली होगा, बट उसके भी चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो लायोफिलिक सॉल्ट इज अ स्टेबल सॉल्ट, वेयर इज लायोफोबिक जो है वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो तो जबरदस्ती बनाया जाता है। दिस इज अनस्टेबल सॉल्ट। आप इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द रिवर्सिबल सॉल्ट। हालांकि रिवर्सिबल सॉल्ट का इस पर्टिकुलर जगह पे कोई नाम जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। क्लियर? अब क्या होगा, जैसे आपके लायोफिलिक सॉल्ट है, बहुत सारे होते हैं, जिलेटिन हुए, गम हुए, हीमोग्लोबिन हुए हैं, ये सब क्या है? लायोफिलिक सॉल्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए लायोफिलिक सॉल्ट के अंदर आप बात कर सकते हो जिलेटिन, बात कर सकते हो गम, बात कर सकते हो स्टार्च, बात कर सकते हो, ठीक है। आप हीमोग्लोबिन बात कर सकते हो, हीमोग्लोबिन बात कर सकते हो। तो दीज ऑल आर लायोफिलिक सॉल्ट। जैसे लायोफोबिक में सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया है, सिल्वर आ गया है, गोल्ड आ गया है, तो दीज आर ऑल द लायोफोबिक। तो अब आप देखो, ये आ गया है आपका, सिल्वर आ गया है, गोल्ड आ गया है, सिल्वर आ गया है, गोल्ड आ गया है, तो ऑल दीज आर द लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू, लायोफोबिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो डेफिनेटली प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक सॉल्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब आप देखिए लायोफोबिक सॉल्ट है, सपोज आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है। अब लायोफोबिक सॉल्ट के में मान लीजिए मैंने लायोफिलिक ऐड कर दिया, आई एम गोइंग टू ऐड लायोफिलिक सॉल्ट। तो अब आप देखिए लायोफिलिक सॉल्ट क्या करेगा, यहां पर एक प्रोटेक्शन लेयर बना देगा, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियंस हैं, उसके सराउंडिंग क्या है, सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं, क्लियर, सिक्योरिटी आ जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लायोफिलिक, ये क्या हो जाएगा, लायोफिलिक सॉल्ट, यानी लायोफिलिक सॉल्ट के जो भी है पार्टिकल्स वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं। अब आप देखिए, सपोज यहां पर इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो भी गया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर भी दिया, तो व्हाट हैपन, इलेक्ट्रोलाइट अप्रोच किसको करेगा, लायोफिलिक को, किसको अप्रोच करेगा, लायोफिलिक को। और लायोफिलिक क्या है, स्टेबल सॉल्ट है। तो व्हाट हैपन, यहां पर आप इसके बाद आप ऐड कर भी दोगे तो क्या होगा, कोई भी प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन नहीं होगा। इसका मतलब on the addition of a lyophilic salt in the solution of lyophobic salt, there is a formation of a protective layer surrounding the lyophobic particle, ठीक है, which protect from the coagulation on the addition of electrolyte into it. तो clear? तो अब आप देखो लायोफिलिक सॉल्ट का नाम दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड, या प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोल सकते हैं, या प्रोटेक्टिव सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलाइड भी बोल सकते हैं या प्रोटेक्टिव कोलाइड ये भी बोल सकते हैं। तो लायोफिलिक सॉल्ट इज क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड चीज ली जाती है कि इसका एक मेजरमेंट किया जाता है, कि अब आप देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपने जैसे देखेंगे कि हम हमारे सराउंडिंग में वीआईपीज देखेंगे, वीआईपी इन द सेंस प्रेसिडेंट देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, चीफ मिनिस्टर या और अदर मिनिस्टर्स देखेंगे, इनफैक्ट काफी हाई अथॉरिटीज भी देखते हैं। तो आप देखेंगे कि हर जो भी है, जितना ज्यादा वीआईपी का लेवल बढ़ता है, उसकी सराउंडिंग जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं या नंबर ऑफ पर्संस होते हैं जो प्रोटेक्शंस करते हैं, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप बोलेंगे
कि मान लीजिए किसी किसी के पास एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है, किसी के पास 10 होते हैं, किसी के पास 50 होते हैं, किसी के पास 100 होते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी कितनी वीआईपी है या उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो वही चीज हम चल रहे हैं। यानी आप देखेंगे दिस इज पॉलिटिशियन, इसके सराउंडिंग सिक्योरिटी एजेंसी है, और जैसे ही कोई भी कॉमन पर्सन उनसे मिलना चाहता है तो सबसे पहले वो किससे मिलता है? सिक्योरिटी एजेंसी से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो लायोफिलिक सॉल्व आपको समझ में आ गया होगा कि इसका काम क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, अब आप देखो, अब हम वर्ड यूज करते हैं गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर है क्या? क्योंकि देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था कि गोल्ड इज अ लायोफोबिक, लायोफोबिक इज अ गोल्ड। इसका मतलब गोल्ड के अंदर मान लीजिए मैंने NaCl डाला तो डेफिनेटली गोल्ड कैन कोगुलेट। क्या होगा यदि मान लीजिए मैंने गोल्ड के अंदर मान लीजिए NaCl डाल दिया तो डेफिनेटली गोल्ड इज गोइंग टू बी कोगुलेट, इट इज गोइंग टू बी, यानी गोल्ड खराब। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई बच्चा बोलेगा नहीं 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 सर, एक काम करिए, गोल्ड को बचाने के लिए आप लायोफिलिक सॉल्ट डाल दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल जिलेटिन डाल दो। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहां पर आप एक वर्ड आता है विच इज नोन एज गोल्ड नंबर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए क्या हुआ कि सपोज मान लीजिए आपके पास यहां पर एक हेडिंग लिख दीजिए हैं गोल्ड नंबर। यहां पर गोल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना, जेडब्ल्यू नीट का हॉट टॉपिक है ये, जेडब्ल्यू नीट एडवांस का हॉट टॉपिक है ये गोल्ड नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट एनसीईआरटी में इसका बेस दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए सपोज यहां पर आपके पास 10 ml, मान लीजिए यहां पर गोल्ड सॉल्ट है, 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर हमारे पास क्या होगा, NaCl इज गोइंग टू बी ऐड। ठीक है, NaCl 1 ml ऑफ 10% NaCl, क्या रेफरेंस है? 1 ml ऑफ 10% NaCl। NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, व्हाट इज द गोल्ड सॉल्ट? गोल्ड सॉल्ट क्या है? दिस इज लायोफोबिक, दिस इज लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, अब आप देखिए एक रेफरेंस के लिए रेफरेंस है, 10 ml एक रेफरेंस है। आप बोलोगे 20 ml, तो 10 ml के हिसाब से रेफरेंस है, तो 20 ml के हिसाब से उसी हिसाब से रेफरेंस आएगा। हम उस पे बेस भी कोशिश करेंगे। तो 10 ml ऑफ ए गोल्ड सॉल्ट लायोफोबिक सॉल्ट हुआ, उसके अंदर 1 ml ऑफ 10% NaCl होगा, तो डेफिनेटली कोगुलेशन होगा। अब आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों जब मिल जाएंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। तो अब आप देखिए टू अवॉइड कोगुलेशन, टू अवॉइड कोगुलेशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जिलेटिन है या हीमोग्लोबिन है, सबसे बेस्ट होता है जिलेटिन, सबसे अच्छा जिलेटिन माना जाता है ना। लायोफॉल, द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम is added into 10 ml of a gold salt, ठीक है, to avoid coagulations, amount of lyophilic salt in milligram is added into 10 ml of gold salt on addition of 1 ml of 10% NaCl। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम इज एडेड इनटू 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट टू अवॉइड कोगुलेशन या टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl, ये भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर। इसका मतलब हो सकता है आपको अमाउंट ग्राम में भी दिया है तो इंटेंशनली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको मिलीग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मान लीजिए यही चीज आ जाती, ठीक है, सबसे बेस्ट आता है, मैं एक रेफरेंस वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, यही मान लीजिए
यही क्वेश्चंस आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है कि 250 मिलीग्राम, मान लीजिए 250 मिलीग्राम इज एडेड इनटू 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ दिस। ठीक है, आपने कितना डाला है 250 मिलीग्राम, तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज गोल्ड नंबर, यदि क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द गोल्ड नंबर। ठीक है, तो आप एक ही चीज का ध्यान रखना कि यहां पर जो भी अमाउंट कितना है मिलीग्राम में कितना है 250, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, गोल्ड नंबर इट इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम था ना बच्चों, कितना था 250 मिलीग्राम, तो गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा 250। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गोल्ड नंबर क्या हो जाएगा 250। ठीक है, कल को यहां पर मान लीजिए 0.25 दे दे। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, तो अभी सबसे सिंपल वाला मैंने क्वेश्चंस लिखा है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है कि जो भी मिलीग्राम है, ध्यान रखना ये वैल्यू ध्यान रखना है, क्योंकि कल को यहां 10 की जगह 20 ml कर दे, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहां 20 ml है, तो कल को यहां पर मान लीजिए 20 ml है और 20 ml के लिए मान लीजिए 250 मिलीग्राम लिखता है ना, ये 250 मिलीग्राम एज सच है, यहां पर 20 ml कर दिया या 100 ml कर दिया या 200 ml कर दिया, तो ध्यान दीजिएगा 20 ml के लिए 250, बट आपको स्टैंडर्ड निकालना है 10 ml, आपको स्टैंडर्ड निकालना है 10 ml। 20 ml के लिए 250, तो 10 ml के लिए कितना आ जाएगा 125 मिलीग्राम। तो उस केस में जो गोल्ड नंबर आएगा दैट इज 125। मेक श्योर गलती नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां पर आपको गलती नहीं होनी चाहिए, और अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, आप बेफिक्र रही है। अब आप देखिए गोल्ड नंबर। ठीक है, अब आप देखिए गोल्ड नंबर, और गोल्ड नंबर की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोट करके लिख दीजिएगा कि मान लीजिए आपके पास दो लायोफिलिक सॉल्ट है, लायोफिलिक सॉल्ट ए एंड बी, तो आप इतना नोट करके लिख देना कि मोर द गोल्ड नंबर, आप बोलोगे लेसर द प्रोटेक्शन पावर, यानी प्रोटेक्शन पावर उतनी कम होगी, क्योंकि आप एक लॉजिकली समझ लीजिए, इफ एनी पर्सन हैव ए कैपेसिटी, वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है 1 या 2% वो कवर कर पाए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने भी देखा होगा कि किसी को भी हमें प्रोटेक्शन करना है, लेट इट बी यहाँ पर किसी को भी प्रोटेक्शन करना है, मान लीजिए 4 आदमी हैं, उसने पूरा का पूरा कवर कर दिया। ठीक है, सेकंड केस में वहीं मान लीजिए 10% हमने रख दिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब 4% है तो 4% हैव ए कैपेसिटी और 10% हैव ए कैपेसिटी, तो यानी क्या हुआ कि इंडिविजुअल पर्सन की देखा जाए तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा थी, जहां पर पर्सन कम थे। ठीक है ना, यानी 4% में ही इतनी कैपेसिटी थी कि उसको कवर कर लिया। अब दूसरे केस में 10% लगाने पड़ा है, तब जाके वो कवर कर पाया है। ठीक है ना, आई बात में, यानी उसकी इतनी कैपेसिटी है कि 4% ने भी उस रोक लिया, बट मान लीजिए उसकी कैपेसिटी कम थी, 10% लगाए तब जाके उसने रोका। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो ये चीज को ध्यान रखना, मोर द गोल्ड नंबर लेसर द प्रोटेक्शन पावर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, ए बी सी डी है। ठीक है, सबके गोल्ड नंबर मैंने लिख दिया, लेट इट बी एक रेफरेंस ले लिया। गोल्ड नंबर किसी का 2.5 है, किसी का मान लीजिए 15 है, किसी का मान लीजिए 5 है, किसी का मान लीजिए 25 है। ठीक है, ऑल दीज आर द गोल्ड नंबर। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटेक्शन पावर की ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, आपसे बोला जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन पावर। यदि प्रोटेक्शन पावर की यदि मैं ऑर्डर लिखूं तो आपके पास क्या आएगा, किसका वैल्यू कम है, ए का सबसे कम है यानी ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद डी आएगा, यानी लेसर द गोल्ड नंबर मोर द प्रोटेक्शन पावर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकली बेस्ड आएगा और एक इस टाइप बेस्ड आता है। ठीक है, अब मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिख देता हूं, ध्यान रहे तो ठीक है, अदरवाइज क्या है
लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना, दिस वैल्यू ये जानने का। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या है, हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर क्या है। इतना जरूर पूछ सकता है कि अच्छा कौन सा है, तो सबसे बेस्ट होता है प्रोटेक्टिव वाला जो भी है, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। ओके, मैं जरा गोल्ड नंबर लिख देता हूं। देखिए यहां पर हमने कुछ लिस्ट बनाई है प्रोटेक्टिव कोलाइड से, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जस्ट इसको ध्यान रखना है। एंड दीज आर द गोल्ड नंबर। आप देखेंगे कि यदि जिलेटिन का सबसे लोएस्ट गोल्ड है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। और आप देखेंगे स्टार्च है, बोले पोटैटो स्टार्च 25 है और स्टार्च तो बहुत ज्यादा ही वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा, ये लीस्ट आएगा, ये बेस्ट होगा, ठीक है। तो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन हुआ है, जिलेटिन, और क्या है लीस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन होगा, स्टार्च। ये जरा आप याद रख सकते हैं, कभी पूछा जाए। अब आप देखो प्रोटेक्टिव कोलाइड है, यानी प्रोटेक्शन का कहां यूज हो रहा है। वी नो दैट आइस इज अ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, आइस इज अ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई स्मॉल अमाउंट का NaCl डाला या जो भी हुआ, तो व्हाट हैपन, द कोगुलेशंस ऑफ ए आइस कैन टेक प्लेस। तो अब हमारे को क्या है, उसका कोगुलेशन हो जाएगा, तो हमें क्या है, उसको बचाना है। तो बचाना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड जिलेटिन। जिलेटिन इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, लिख दीजिएगा, जिलेटिन इज एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ आइस। यानी आइस के जो क्या होता है, दिस इज द कोलाइडल पार्टिकल मिक्सचर, ठीक है। एरिक्लोल यूज्ड एज आई ड्रॉप। एरिक्लोल क्या है, इट इज एक्चुअली द सिल्वर सॉल्ट, इज इट सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। तो किससे प्रोटेक्टेड हो रहा है, प्रोटेक्टेड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किससे हो रहा है वो, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जरा दो यूजेस होते हैं। जिलेटिन इज एडेड इन ए प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट फ्रॉम द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ आइस, ठीक है। दूसरा आता है एर्गिरॉल यूज्ड एज आई ड्रॉप, इज अ सिल्वर सॉल्ट प्रोटेक्टेड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये जरा दो यूजेस आ जाते हैं, कुछ हम इस पे कोशिश कर लेते हैं, फिर हम और आगे बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। जेडब्ल्यू में 2000 का 2 क्वेश्चन थे, जेडब्ल्यू में इसी टाइप की थे, मैंने एक ही ले रहा हूँ, तो बाकी जो आप प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट में कर सकते हो। देखिए ABCD है ना, लाइक ABCD, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप वैल्यू देखते हैं, तो वैल्यू क्या है, सबसे कम किसकी है, द लेस वैल्यू इज फॉर B, ठीक है। उससे आगे कौन है, C, नहीं इसकी भी कम है, इसकी और कम है, D की और कम है, D की और कम है, D इज लिस्ट वैल्यू 0.05। उसके बाद क्या है, B है, B से ज्यादा है C, C से ज्यादा है A। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ गोल्ड नंबर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ गोल्ड नंबर। तो प्रोटेक्शन पावर क्या जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। प्रोटेक्शन पावर जो आएगा, दिस इज द रिवर्स ऑफ दैट मींस A, C, B एंड D। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन पावर। तो D, B, C, A, तो ये राइट आंसर हमारा ये आ गया कि नहीं आ गया है। तो देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन से जेडब्ल्यू मेंस का है, ये आपका बोर्ड लेवल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम ये करते हैं। Is it clear to all of you? देखिए यहाँ पर आपके पास डेफिनेशंस जो है, देखिए डेफिनेशंस के हिसाब से क्या होता था कि देखिए यहाँ 100 ml नहीं आएगा, यहाँ 10 ml आएगा, ठीक है। ये 10 ml ऑफ दिस। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या था, 10 ml ऑफ 10% NaCl, और किस में डाला है, 100 ml में डाला है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन में क्या होता था, 1 ml 10% NaCl, तो 10 ml, तो कोई रेशियो में कोई चेंज नहीं है, रेशियो में चेंज नहीं है। ये रेशियो चेंज कर ले, चेक कर लेना पहले। ये 1 में 10 है, तो 10 में 200 है। मैंने इससे पहले 20 लिया था, तो वहां पर ये क्या कर देता, 2 ml रख देता। जैसे इससे पहले एग्जांपल मैंने 20 ml का लिया था ना, 20 ml एक व्यू रफ सा समझाया था आपको, तो वहां पर वो 2 ml लगा था। पहले रेशियो चेक कर देना, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है ना,
ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 1 ml ऑफ 10% NaCl इज एडेड इनटू द 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो करेक्ट है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन तो फिक्स ही रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, मिल्क है, ठीक है, मिल्क डेयरी में गए तो मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम रहेगा, आप 1 ml 1 लीटर ले रहे हो, 10 लीटर ले रहे हो या 20 लीटर ले रहे हो, तो ये चेंज नहीं आने वाला है। तो 1 के लिए 10 चाहिए था, तो 10 के लिए 100 चाहिए था, यानी ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे करेक्ट है। सबसे पहले वो चीज चेक किया। अब आ जाएंगे 100 ml में कितना डाल रहे हो। देखिए पहले ये चेक करना है, यू हैव टू चेक दिस, यू हैव टू चेक दिस, ठीक है। अब जब चेक कर लिया है और राइट है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तब आगे बात करते हैं। 100 ml है, उसमें कितना ऐड कर रहे हो, 0.25 ग्राम, बट हमारे को तो चाहिए मिलीग्राम में, तो 0.25 मिलीग्राम है, इसको आप लिख सकते हो इनटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम लिख सकते हो। इज इट क्लियर? अब हमको तो चाहिए 10 ml में, डेफिनेशन तो 10 ml पॉइंट ऑफ व्यू है, इट इज इक्वल टू 0.25 इनटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 10 आ जाएगा। इज इट क्लियर? आप देखेंगे यहां से ये जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 25 मिलीग्राम। चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा 25 मिलीग्राम। अब आप देखिए 25 मिलीग्राम है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, गोल्ड नंबर इज 25। यहाँ पर गोल्ड नंबर क्या है 25, यानी अमाउंट ऑफ लायोफिलिक, यहाँ पर लायोफिलिक कौन है, स्टार्च। द अमाउंट ऑफ ए लायोफिलिक सॉल्ट इन ए मिलीग्राम इज एडेड इनटू 10 ml of gold salt to prevent the coagulation on addition of 1 ml of 10% NaCl। यही है, तो ध्यान दीजिएगा आपको 10 ml के हिसाब से निकालना है। तो गोल्ड नंबर क्या आ गया यहाँ पर, गोल्ड नंबर जो आ गया है दिस इज गोइंग टू बी 25, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चंस को मैं दूसरा क्वेश्चन बना दूं, ठीक है। हालांकि देखिए कोई भी स्टार्च को जरूरी नहीं है, कोई भी स्टार्च भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। आज मान लीजिए गोल्ड नंबर ऑफ गोल्ड नंबर डाल देते हैं, ठीक है, गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 0.25 ग्राम है, तो मैंने क्या कर दिया 0.05 ग्राम लिख दिया, एक यूं लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पर मान लीजिए 100 ml की जगह 10 ml कर दिया, और यहाँ पर 1 ml कर दिया, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाँ चलिए 1 कर दिया, ये 10 कर दिया, तो ये 10 ml 1 ml डेफिनेशन आ गई। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 0.05 ग्राम ऐड हुआ है, फटाफट सेट करोगे। 0.05 ग्राम का मतलब 0.05 इनटू दिस मिलीग्राम हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 50 मिलीग्राम हो रहा है, चेक कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी ए 50 मिलीग्राम। जब 50 मिलीग्राम है तो अमाउंट इन मिलीग्राम हुआ कितना 50। तो अब आप देखोगे यहाँ पर गोल्ड नंबर कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 50, ठीक है ना। मैंने 50 एक थोड़ा सा अलग से क्या है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है। तो गोल्ड नंबर में इस टाइप की न्यूमेरिकल पहुंचेंगे। एक तो एमसीक्यू पूछा जाएगा कि किसका प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है, एक चीज तो वो, एक न्यूमेरिकली पूछा जाएगा कि व्हाट इज द गोल्ड नंबर। ये दो ही प्रोफाइल जनरली पूछते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। देखिए कुछ फैक्ट हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिखा है इसको, मुझे ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट होते हैं, तो आप बोलोगे इट इज नॉट कोगुलेट बाय NaCl या कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब हुआ क्यों नहीं कोगुलेट हो रहा है, बिकॉज ब्लड इज द कोलाइडल और NaCl कैल्शियम फॉस्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन्स कहाँ होता है, प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है बच्चों, इट इज लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। तो ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज नॉट कोगुलेट बाय NaCl और कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आप बोलोगे क्यों, बिकॉज देयर इज अ प्रोटेक्शन बाय द ब्लड, प्रोटेक्शन बाय प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड।
ठीक है। आप जैसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज द लायोफिलिक सॉल्ट विच विल प्रोटेक्ट द ब्लड टू कोगुलेट। इज इट क्लियर? अब आप देखो, हम जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी डॉक्टर है, जो भी न्यू बॉर्न बेबी है, उसको एडवाइस किया जाता है कि इनिशियल स्टेज पे क्या हो जाता है, काऊ या बफेलो मिल्क नहीं दिया जाता है। इट इज द फैक्ट, वो एडवाइस करते हैं कि मदर मिल्क लीजिए, है ना। तो मदर मिल्क क्या है, उसके अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो क्या जाता है, इट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, इट विल प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू द मिल्क ऑफ काऊ एंड बफेलो, ठीक है। तो मिल्क ऑफ ह्यूमन मदर इज बेटर protective which is best protecting as compared to milk of cows and buffalo, उनके मिल्क से अच्छा बोला जाता है, ठीक है ना। जनरली आप देखेंगे 6-7 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद ही एडवाइस किया जाता है कि काऊ बफेलो मिल्क लिया जाए, ठीक है। प्रोटीन विच आर नॉट कोगुलेट एट आइसोलैक्टिक पीएच, हमने पढ़ा था प्रोटीन में 2 कैटेगरी थी, इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है। इसीलिए हमने पढ़ा था दे हैव ए चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बिकॉज प्रोटीन इज अ अल्फा अमीनो एसिड पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द आइसोलैक्टिक पॉइंट? आइसोलैक्टिक पॉइंट जहां होता है देयर इज नो अट्रैक्शन टुवर्ड आइदर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या है, प्रोटीन विच आर नॉट कोगुलेट एट आइसोलैक्टिक पीएच इज अ बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ये बहुत अच्छे कोलाइड्स माने जाते हैं। एजिंग क्या होता है? दिस इज द नेचुरल destabilization of colloidal solution। कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचुरली डिस्टेबलाइजेशन होता है, ठीक है। अब आप देखो नेचुरल डिस्टेबलाइजेशन है, कोलाइडल सॉल्ट बना क्या है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो अब आप देखो इसको क्या बोला जाता है, सिंपल सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम विदाउट एनी आर्टिफिशियल मेथड। ये जो है ये हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। देखिए ये तो देखिए शुरू से ही जानते हैं, ठीक है। ब्लड के बारे में भी पता है, ब्लड क्या है, कोगुलेट नहीं होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, ये भी हमारे को पता है। ये जो 2 चीजें हैं वो नई चीजें हैं। तो दीज आर द फैक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है प्रोटेक्शन ऑफ ए कोलाइड, वो हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इमल्शन से, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इमल्शन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इमल्शन, जो आता है वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हालांकि हमारी जो टेक्स्ट बुक है बहुत कंप्रेस करके दे देता है कि लास्ट पैराग्राफ में 2 लाइन में सारी बात करती है, बट हम पूरा ढंग से डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। इमल्शन में क्या होता है कि वेरी द 2 मिसिबल लिक्विड और पार्शियली मिसिबल, यानी यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स फेज क्या होता है, लिक्विड, एंड डिस्पर्जन मीडियम वो भी क्या होता है, लिक्विड। पहली बात है, यानी अब ये जो दोनों मिक्स है, दिस कैन बी मिसिबल और पार्शियल मिसिबल, ठीक है ना। यानी ये दोनों लिक्विड जो होने चाहिए दे आर मिसिबल लिक्विड होने चाहिए या पार्शियल मिसिबल लिक्विड होने चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो द इमल्शन इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशंस इन व्हिच द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड, ठीक है। तो इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ liquid disperse phase and liquid dispersion medium, but make sure both the liquid are miscible or partially miscible liquid. Is it clear to all of you? ये जो कैटेगरीज होती है जनरली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली जो टाइप्स आती है जिसको बोला जाता है ऑयल इन वाटर। सेकेंड जो कैटेगरी आती है दिस इज वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ठीक है। ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल आता है, इसको O/W
या W/O बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बात करें तो यहाँ पर डिस्पर्स फेज आपका ऑयल होता है और डिस्पर्जन मीडियम आपका वाटर होता है। सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर डिस्पर्स फेज आपका वाटर आता है और डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या आता है, ऑयल, ठीक है। जो लार्जर क्वांटिटी होगी वो वाटर होगी हियर एंड हियर इट इज ऑयल होंगे। तो क्लियर, सिंपल है। एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, यहाँ पर मिल्क आ गया है या वैनिशिंग क्रीम आ गई है, दिस आर द एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो तो आप बटर, चीज, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। बटर, चीज आप देखेंगे कि बटर में यदि आप देखेंगे तो ऑयल दिखता है, ठीक है ना। जैसे बटर पिघलेगा तो ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा दिखती है, टेक्निकली आप देख सकते हो। चीज है, जब वो मेल्ट होता है तो ऑयल ज्यादा होता है, टेक्निकली चीजें समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देयर इज अ टू काइंड ऑफ ए कैटेगरी, इमल्शन, दोनों लिक्विड है। दो कैटेगरी आई है, डिस्पर्स फेज ऑयल, डिस्पर्जन मीडियम वाटर, डिस्पर्जन फेज वाटर, डिस्पर्जन मीडियम ऑयल है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आप मिल्क है, मिल्क के अंदर आपको ऑयली नहीं लगता है, मिल्क में ज्यादातर वाटर दिखता है, जबकि बटर या चीज आप मेल्ट भी करेंगे तो आपको ऑयली ज्यादा दिखेगा। ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं लिस्ट भी लिखा दूंगा, बट ठीक है, पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। अब हुआ क्या है, वी आर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। देखिए जनरली जब आप इमल्शन करते हैं, यदि आप प्रिपरेशंस ऑफ इमल्शन करते हैं, ठीक है, इमल्शन जब बनाते हैं, नो डाउट आपके पास क्या होता है, देयर इज अ टू लिक्विड, ठीक है। डिस्पर्स फेज लिक्विड हुआ प्लस डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हुआ, बट समटाइम व्हाट हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू बी मिसिबल या पार्शियली मिसिबल होता है। तो यहाँ पर आप थर्ड लिक्विड डालते हैं, जिस या थर्ड कंपोनेंट डालते हैं, वो होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। यानी एक दोनों के बीच में एक फिल्म बना देता है। जैसे मान लीजिए ये कोई इमल्सिफाइंग एजेंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज आ जाएगा, तो हियर डिस्पर्जन मीडियम आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ डिस्पर्जन फेज आया तो हियर डिस्पर्जन मीडियम आएगा। एक ये थिन फिल्म बना देगा, दोनों को कांटेक्ट में ले लेगा, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट इज हेल्प फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन जब प्रिपेयर किया था, स्पेशली लायोफोबिक, तो ठीक है, हमने स्टेबलाइजर यूज किया था, तो समझ लीजिए वैसा ही स्टेबलाइजर जो यूज किया था टू स्टेबल डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, बिकॉज डिस्पर्स फेज प्रिपेयर डिस्पर्जन मीडियम। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जब दोनों के अंदर मिसिबिलिटी नहीं हो पा रही, दे आर नॉट गोइंग टू बी मिक्स टुगेदर, तो वी हैव टू ऐड द सर्टेन एजेंट फ्रॉम द आउटसाइड व्हिच इज नॉन एज इमल्सिफाइंग एजेंट, व्हिच विल मेक अ थिन शीट, एक बहुत थिन शीट, एक लेयर बनाता है टू कीप डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि दोनों को वो पास ला पाए। जैसे अभी मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, मान लीजिए मिल्क एग्जांपल मैंने लिया है। मिल्क के अंदर डिस्पर्स फेज आपका होगा फैट्स, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम आपका होता है वाटर। तो उसके अंदर जब आप ये मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक यूज आ जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो यूज होता है वो आता है चेजिन, ठीक है। चेजिन जो है दैट इज द इमल्सिफाइंग एजेंट ड्यूरिंग द मिल्क, ठीक है। डिस्पर्स फेज फैट्स है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर। उसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, चेजिन आ जाता है, ठीक है। तो इमल्शन कैसे बनता है, व्हाट इज द इमल्सिफाइंग एजेंट, कैसा पर्पस होता है, वो भी एक चीज क्लियर हो गया है। आई होप ये समझ में आ गया, बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए डे टू डे लाइफ में इमल्शन हमने बहुत जगह देखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे, आप लोगों ने देखा होगा कि घर पे आपकी मदर या मेड कोई भी जो है फ्लोर क्लीन करता है, तो वहां पर डिटॉल या फिनाइल वाटर में मिक्स करता है, जस्ट फॉर इम्पैक्ट जो भी है डिटॉल। और वो क्या होता है, वो वाटर तो नहीं होता ना, डिटॉल या दिस, वो तो एक लिक्विड होता है, वाटर भी क्या होता है, लिक्विड हुआ, मिक्स किया, और वो पूरा का पूरा जो है मूविंग करने में काम आता है। जो वाटर है मूविंग के पर्पस में काम आता है, तो वो भी एक एग्जांपल है इमल्शन का। मिल्क सेकंड एग्जांपल हुआ। फ्रोथ प्रोडक्शन प्रोसेस हमने किया था,
ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इमल्शन का एग्जांपल्स हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपने डे टू डे लाइफ में देखे हैं। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इमल्शन के एग्जांपल देखे हैं। ओके, अब आप देखो इमल्शन है, इमल्शन को आपको सेपरेट करना है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सेपरेट करना है। तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफाइंग। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए फैट्स है, मिल्क से फैट्स लगाना है तो आप उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल आप देखोगे, ब्लोवर चलाते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो फैट्स ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे सेटल हो जाता है और आप उस फैट्स को निकाल देते हैं, यानी फैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। इसे क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन। या आप हीटिंग कर दोगे तो वाटर निकल जाएगा, या फ्रीजिंग कर दोगे तो क्या है, वाटर निकल सकता है, या हम कहीं भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूं, पहले टेस्ट कर देता हूं कि आपको कैसे पता चले कि इसमें वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो है आपको सबसे पहले हम बात करते हैं, टेस्ट पता करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 लाइन में बात खत्म कर दी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, देखिए यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इमल्शन टेस्ट, टेस्ट ऑफ इमल्शन। जो मेन जो है वो मैं बता रहा हूं। टेस्ट ऑफ इमल्शन की बात करें, जैसे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वही बता देता हूं, डाइट टेस्ट, और दूसरा आता है डाइल्यूशन टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो अपने हिसाब से है। ठीक है, बहुत सारे कंडक्टिव टेस्ट भी आ जाता है, बहुत सारी बात आती है। मेन जो 2 टेस्ट होते हैं, डाई टेस्ट या डाइल्यूशन टेस्ट। आपको पता है डाई क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, ऑयल क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, आपने क्या करा, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल के अंदर डाई डाल दिया। ठीक है, यदि आपको बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है यानी वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, मान लीजिए बैकग्राउंड में कलर है, बैकग्राउंड में कलर है तो आपको क्या बोलोगे, वाटर इन ऑयल। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर है, या मान लीजिए ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुआ है, मान लीजिए फ्रंट में दिख रहा है या फ्रंट में कलर दिख रहा है या छोटा छोटा स्कैटरिंग जैसा दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऑयल इन वाटर। ठीक है, क्योंकि देखिए वाटर के अंदर तो कोई कलर आता नहीं है। आपने जनरली यदि कहीं देखा हो, यदि आप कभी ऐसा गए हैं, वॉश बेसिन एरिया में गए हो तो देखेंगे कई जगह ऑयल की वजह से शाइनिंग दिखती है, क्योंकि मान लीजिए वहां पर डिटर्जेंट या होता है। देखिए डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन होता है, डिटर्जेंट या सोप का क्लीनिंग एक्शन, ग्रीस पे अपन क्या करते हैं, पहले वाटर डालते हैं, ऑयल या ग्रीस जो लगी होती है हमारे क्लोथ पे, उस पे सोप या डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं ना, मिसल फॉर्मेशन किया था। तो इट इज अ काइंड ऑफ इमल्शन आल्सो। तो ये भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो इमल्शन। तो यदि आपको बैकग्राउंड में कहीं कलर दिख रहा है तो कलर इज बिकॉज दैट इज सॉल्युबल इन ऑयल। ठीक है, यदि कोई फ्रंट या ड्रॉपलेट में कुछ कलर दिख रहा है तो ऑयल इन वाटर। अब देखो वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है तो क्या है, मोर डाइल्यूशन। यदि मोर डाइल्यूशन हुआ है तो फेवरेबल, डाइल्यूशन के लिए फेवरेबल कौन होता है, वाटर। तो आप बोलोगे दिस इज ऑयल इन वाटर। ठीक है, यदि क्या जाएगा, ड्रॉपलेट फॉर्म हो चुकी है, ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ है तो आप बोलोगे वाटर इन ऑयल। ये 2 मेन चीज है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर ये चीज भी क्लियर हो गई है। ओके, अब देखिए यहां पर हमारे पास तीसरा जो आ जाती है कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी भी होती है, कंडक्टिविटी टेस्ट। आपको पता है कंडक्टिविटी टेस्ट भी किया जा सकता है कि वाटर के अंदर कंडक्टिविटी होती है, और ठीक है, यदि ऑयल वाटर ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी फेवरेबल होगा। ठीक है, ऑयल इन वाटर यानी ये डिस्पर्स मीडियम है तो फेवर होगा कंडक्टिविटी, और वाटर इन ऑयल है तो उतनी ज्यादा फेवरेबल नॉट फेवरेबल होगा। क्लियर? चलिए एक बार और अब कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ लिया था। ठीक है, तो तीनों में क्लियर हो गया है कि यदि एक बार और सुन लो कि यदि डाई डाली है तो आपको बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है, या मान लीजिए कलर दिख रहा है
तो वाटर इन ऑयल। और यहाँ पर बैकग्राउंड में या कहीं कलर ही नहीं दिख रहा, या दिख रहा है तो बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है फ्रंट में, या आप ऐसा समझ लीजिए कि दिख रहा है कलर तो वाटर इन ऑयल, नहीं दिख रहा है तो ऑयल इन वाटर, ज्यादा नहीं कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मान लीजिए डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन कौन फेवर करेगा, जहां पर वाटर ज्यादा है। तो जहां पर डाइल्यूशन फेवरेबल होगा तो व्हाट हैपन, वहां पर आप बोलोगे कि ऑयल इन वाटर। जहां डाइल्यूशन फेवर ना होने के बजाय ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएगा, इट इज नॉन एज वाटर इन ऑयल। आप देखेंगे गर्मियों में ऑयल के ऊपर वाटर डालते हैं तो इट इज गोइंग टू बी इन अ ड्रॉपलेट फॉर्म। तीसरा आ जाता है कंडक्टिविटी टेस्ट। ऑयल इन वाटर है, सपोज मान लीजिए मैंने NaCl डाल दिया, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। यदि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो NaCl ज्यादा होगा। तो यानी जहां पर कंडक्टिविटी फेवर हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर। और जहां पर कंडक्टिविटी वेरी लेस फेवरेबल होती है उसे बोलेंगे वाटर इन ऑयल। क्योंकि देखो NaCl हल्का सा यदि वाटर है तो थोड़ा सा डिजोल्व होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा डिजोल्व होगा, ठीक है ना। तो जहां पर वाटर ज्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। बाकी ये तीन मेन है। बाकी तो जैसे आप बोलोगे स्प्रेड टेस्ट है, ज्यादा स्प्रेडिंग हो रही है, ज्यादा स्प्रेडिंग हो रही है तो वाटर होगा ज्यादा, और क्योंकि वाटर का फ्लो ज्यादा ना ऑयल से। या विस्कोसिटी ज्यादा बोलोगे कि विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होती है, ऑयल की ज्यादा होती है। जहां पर ऑयल ज्यादा होगा विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जैसे बटर चीज है वो हाईली विस्कस है एज कंपेयर टू मिल्क, बटर चीज है इट इज हाईली विस्कस एज कंपेयर टू मिल्क। तो आप क्या बोलोगे, विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होगी, जिसमें ऑयल ज्यादा होगा, तो इसलिए वाटर इन ऑयल। तो भले लिखना है तो लिख लीजिए। आप चौथा केस कर सकते हो विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट, तो विस्कोसिटी टेस्ट में क्या जाएगा, मोर विस्कस कौन है, मोर विस्कस लेस विस्कस, ठीक है। मोर विस्कस क्या हुआ, और वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। लेस विस्कस ऑयल इन वाटर। जैसे मान लीजिए बटर हुआ, ये चीज हुआ, दीज आर द हाईली विस्कस एज कंपेयर टू द मिल्क, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तीसरा जो होगा स्प्रेड टेस्ट। जैसे अभी आप देख लीजिए, आपने मिल्क फैल गया या बटर फैल गया, बटर यानी नेचुरली बटर, तो कौन ज्यादा फैलेगा, मिल्क ज्यादा फैलेगा ना। तो आप देख सकते हो, मान लीजिए स्प्रेड टेस्ट, ये बच्चों जैसा है, ये घर घर की कहानियां हैं, ये वाली बात है। मोर स्प्रेडिंग लेस स्प्रेडिंग। मोर स्प्रेडिंग ज्यादा होगा तो आपने पढ़ा है मिल्क ज्यादा स्प्रेड होगा, और बटर क्या होगा, अब ये मत बोल देना सर अमूल बटर, अरे जो नेचुरल बटर पहले जो निकालते हैं मक्खन पूरा, वो कहाँ फैलता है। तो मोर स्प्रेडिंग क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर, और लेस स्प्रेडिंग क्या हो जाएगा, वाटर इन ऑयल। तो दीज आर द फोर। फिर भी पहले दो इंपॉर्टेंट है, डाई टेस्ट और डाइल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या क्या समझा दिया, व्हाट इज द इमल्शन, व्हाट इज द इमल्सिफाइंग एजेंट, कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए इमल्सिफाइंग एजेंट भी समझा दिया है, ठीक है। यदि कहीं लिस्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट की, कहीं पढ़ते हो तो रीड आउट कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है विच इज इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। अब आप देखिए कई बार क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम के वेल होते हैं। देखिए जहां पर भी हैं, जैसे मान लीजिए अरेबियन कंट्रीज हैं, ठीक है। अरेबियन कंट्रीज में क्या हो जाएगा, वेल होते हैं, बट वहां का वाटर को बहुत प्रॉब्लम होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। अब ऐसा मत बोलना कि सर वो एरिया ड्राई है, वहां पर डिजर्ट ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जहां पर पेट्रोलियम के जो वेल होते हैं तो नो डाउट वाटर इज इन अंडरग्राउंड, ठीक है। तो कई बार क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम क्या है वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द पेट्रोल फ्रॉम द वाटर। ये भी एक डिसएडवांटेज होता है, जिसके कारण क्या है, वहां का जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस में नहीं यूज हो पाता है। इसीलिए आपने जनरली देखा होगा कि कई जगह जो है अरेबिक कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर क्या है कि वो कुछ न कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं अच्छे खासे। जैसे हमारे इंडिया है या साउथ एशिया में जहां पर वेल इतने अवेलेबल नहीं है, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक है, अभी पॉपुलेशन ज्यादा है या रेनफॉल कम होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जहां भी होगा, जहां भी वाटर सोर्सेस है, वो एटलीस्ट पीने लायक तो है ना, मैं वो कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा डिसएडवांटेज भी समझ में आ गया है। अब चाहो तो लिखना हो तो डिसएडवांटेज ऑफ इमल्शन, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ इमल्शन में क्या हो जाता है, पेट्रोलियम वेल,
पेट्रोलियम वेल में क्या हो जाता है, वाटर मिक्स हो जाता है, वाटर गेट मिक्स। तो क्या हो जाता है, इसके कारण ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के लिए डिफिकल्टी हो जाती है, यानी वो वाटर क्या है, इट इज नॉट बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग, नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो अब आप देखोगे सेपरेशन करना है। ठीक है, तो यानी अब आप देखेंगे पहली बात, पेट्रोलियम और वाटर को सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब आप देखिए ये भी क्लियर हो गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट चीज आ जाती है जिसे बोलते हैं डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है, यानी सेपरेशन ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डी इमल्सिफिकेशन क्या बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड, उसे क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन। ये आप यूज कर सकते हो मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर आपने क्या डाला, हीटिंग कर दिया, हो सकता है हीटिंग करने से पूरा वाटर सेपरेट हो जाए। फ्रीजिंग कर सकते हो, फिर आपने देखा होगा कि या तो घर में बनता है या कहीं देखा होगा कि ब्लोअर से ब्लोअर चलाते हैं और उसमें से फैट्स निकाल देते हैं, मिल्क में से ब्लोअर चलाते हैं, उसमें से फैट्स निकालते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग। ये सारे मैकेनिकल मेथड है टू सेपरेट द डिस्पर्स फेज फ्रॉम डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा आ सकता है केमिकल मेथड। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितने भी सोप डिटर्जेंट होते हैं, दीज आर द फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो क्या होगा कि मान लीजिए इनका फॉर्मूला RCONA है, कोई सा भी, सोडियम ऑलेट ले लो, कोई भी ले लो, स्टीरेट ले लो, कुछ भी ले ले। अब आप देखो इसके अंदर हमने एसिडिफिकेशन कर दिया, क्या कर लिया, इसका एसिडिफिकेशन कर दिया, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RCOH प्लस Na+। तो अब आप देखो जब ये चीज आ गया है तो इसका क्या है, इमल्सिंग पावर खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर? तो ये भी एक मेथड है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिकल मेथड आ जाता है। इलेक्ट्रिकल मेथड क्या हो जाता है, वो जनरली पेट्रोलियम जो भी ऊपर लिखा है ना और वाटर में सेपरेट करना है तो हाई इंटेंसिटी का करंट पास किया जाता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है टू सेपरेट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर द वेरियस मेथड फॉर द इमल्शन। इमल्शन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद मोस्टली तो खत्म हो गया है, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो टेक्स्ट बुक रीडिंग भी है बट फिर भी मैं पॉइंट्स लिखा देता हूं। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे कहां कहां हम देखते हैं कुछ चीज जो है नेचुरली मिलती है, जैसे क्लाउड है। ठीक है, क्लाउड इज व्हाट इज दिस, कोलाइडल सॉल्यूशन। बट आप लोगों ने कई बार देखा होगा आर्टिफिशियल रेन पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरी चीज आपने पढ़ा होगा डेल्टा फॉर्मेशंस। ठीक है, तीसरी चीज आपने पढ़ा होगा कि व्हाट हैपन सीवेज बात करें तो ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल चीज आ जाती है। कि जैसे मान लीजिए कि है, मैं एक काम करता हूं, मैं लिस्ट लिख देता हूं, फिर 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं तो आपके लिए भी नोट्स बन जाएगा। ऐसे वर्बली में आप नोट नहीं कर पाओगे। ओके, देखिए दीज आर द एप्लीकेशंस, पूरा डिटेल में एनसीईआरटी बुक में दिया है तो यू कैन रीड आउट द थिंग्स। मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिए ब्लू कलर ऑफ स्काई हमने क्या पढ़ा था, दैट इज द टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। वहां पर क्या जाएगा कि व्हाई द ब्लू कलर ऑफ स्काई जो हमें दिखता है इज बिकॉज ऑफ दिस, तो वो भी क्या है, कोलाइडल पार्टिकल का है। व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम द क्लाउड या स्काई, जहां पर डस्ट पार्टिकल है, स्कैटरिंग अकर होगी एंड डस्ट जो भी है आपको ब्लू कलर दिखेगा। यानी आप सिंपल बोलोगे टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर ज्यादा मत सोचो, टिंडल इफेक्ट आ गया है। फॉग और मिस्ट है और रेन, यहाँ पर आप रेन को आप क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन भी हो सकती है। देखिए फॉग और मिस्ट के अंदर क्या होता है कि एयर कंटेन द डस्ट पार्टिकल। ठीक है, व्हाट हैपन, एयर हैव ए मॉइस्चर आल्सो। मान लीजिए आप लोग देखेंगे कि जहां पर भी माउंटेनियस रीजन है, टेम्परेचर जैसे लोअर डाउन होता है तो व्हाट हैपन, दिस वाटर मॉलिक्यूल गेट कंडेंस
जब कंडेंस होगा तो व्हाट हैपन, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द सॉलिडिफिकेशन, उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, एग्रीगेशंस हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बट वो कंडेंस हो चुके हैं, सॉलिडिफाई हो चुके हैं, बट स्टिल लाइटर इन वेट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फॉग और मिस्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये भी क्लियर हो गया है। रेन है। अब आप देखो व्हाट इज द क्लाउड। क्लाउड इज ए व्हाट इज दिस, कोलाइडल पार्टिकल। क्लाउड क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, यानी इन शॉर्ट एयर है, उसके अंदर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब मान लीजिए दो क्लाउड है, अपोजिटली चार्ज है, इफ दे विल कोलाइड, मर्ज होंगे, तो व्हाट हैपन, द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, तो वो रेन फॉल के में कन्वर्ट होगी और वो हमारा रेन बन जाएगा, ठीक है। कई जगह आप लोगों ने आर्टिफिशियल रेन भी पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि जो भी क्लाउड है उस पे क्या है, किसी भी सॉल्व का जो भी नेगेटिव, उसके अपोजिट चार्ज सॉल्व का स्प्रे करते हैं, अपोजिट चार्ज सॉल्व का स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, स्प्रे ऑफ अपोजिट चार्ज सॉल्व ऑन क्लाउड। बिल्कुल सिंपल है। तो जब अपोजिट चार्ज सॉल्व का जो स्प्रे करते हैं कोलार पे, तो मान लीजिए इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव है, तो क्या होगा, कोगुलेशन अगर होगा। अब कोगुलेशन होगा तो वो रिजल्ट किसमें होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में, इसीलिए वो जैसे कोगुलेशन हुआ, हैवी हुआ, तो क्या होगा, उसमें ग्रेविटी लगेगी और वो नीचे गिरेगा। तो ये रेन और आर्टिफिशियल रेन भी मैंने समझा दिया है। फूड आर्टिकल, बटर, चीज, वहां पर सब आ चुका है। ब्लड है, जैसे मान लीजिए कई बार हमारे पास ब्लड है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था व्हाट इज द ब्लड, इट इज कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आप जैसे देखते हैं जैसे ब्लीडिंग होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ FeCl3 लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं ना FeCl3, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग वहीं रुक जाती है। तो व्हाट हैपन, जैसे ब्लड क्या जाता है, जो भी ब्लड आपका जो भी कोलोइडल था उसके ऊपर मैंने FeCl3 डाल दिया या AlCl3 लगा दिया, जो भी लगाना चाहे, मोस्टली तो FeCl3 लगाया, तो क्या होगा, ब्लड का क्या है, कोगुलेशन होगा, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा एंड इट स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। यानी ब्लड के अंदर मैंने क्या करा, यदि ड्यूरिंग ब्लड इज ए कोलोइडल, ठीक है, तो मैंने क्या करा, ड्यूरिंग ब्लीडिंग मैंने क्या करा, FeCl3 ऐड कर दिया। ब्लड तो कोलोइडल है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा और वो क्या करेगा, इट स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। ये समझा कि बच्चों सब कुछ दिया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली एनसीईआरटी बुक में ईच एंड एवरी टॉपिक दिया है, जहां तक मुझे पता है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सॉइल के अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है एंड ह्यूमस विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, यानी जो भी आपकी फर्टाइल सॉइल है उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है, विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड ट्रांसफर टू दी प्लांट, ठीक है। ये भी सॉइल का भी आ गया। डेल्टा फॉर्मेशन, यदि मैं डेल्टा फॉर्मेशन की बात करें तो डेल्टा फॉर्मेशंस आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा होगा, बच्चों ये एक बार एनसीईआरटी बुक से भी एक बार ढंग से रीड कर लेना, मैंने समझा दिया है, सिंपल है, ये सब पढ़ चुके हैं, इसी का वापस से रिवीजन, अभी तक जो पूरा पढ़ा है उसी का रिवीजन है, नथिंग एल्स। डेल्टा फॉर्मेशंस कहां होता है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि सी वाटर है और ये रिवर वाटर है, ठीक है। रिवर वाटर क्या होता है, कोलाइडल होता है, रिवर वाटर क्या होता है, कोलाइडल सॉल्व होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, दिस इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलाइट, इज इट क्लियर। तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसमें व्हाट हैपन, तो सॉल्व है, इसमें से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे इसके कांटेक्ट में आया, इलेक्ट्रोलाइट जैसे इसके कांटेक्ट में आया तो व्हाट हैपन, कोगुलेशन अकर। देखो कहां डेल्टा फॉर्मेशंस होती है, जहां पर रिवर और सी वाटर कांटेक्ट में आते हैं, यहां पर डेल्टा फॉर्मेशंस होती है, क्योंकि क्या होता है, रिवर वाटर हैव ए कोलाइडल सॉल्व, क्या है, कोलाइडल सॉल्व होता है। तो व्हाट हैपन, इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कम इन ए कांटेक्ट विद द रिवर वाटर, क्योंकि सही वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हम बोलते हैं कि NaCl डिसॉल्व होता है या बेराइन वाटर होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट हैव ए पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दोनों ही आयन होते हैं, इट विल कम इन ए कांटेक्ट विद दिस, तो यहां पर क्या हो जाता है, कोगुलेशन,
कोगुलेशंस अकर होता है, इसकी वजह से यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज अभी आपने पढ़ लिया है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बात कर लिया है, ठीक है, तो डेल्टा फॉर्मेशन भी हो गया है। एक बार और ढंग से समझ लीजिए, रिवर वाटर इज द कोलाइडल सॉल्ट। ओके, if it is in contact with the sea water, which is the electrolyte, we know that if it is a negative salt, it contains positive charge, or it is negative positive salt, it contains negative charge। तो बताया फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, तो आप देखेंगे कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट टुवर्ड, या मान लीजिए जो भी इसका चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट होकर कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा, एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल जो भी होगा वो दोनों लेयर के बीच में यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो क्लियर, इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा फॉर्मेशन। तो आई होप समझ में आ गया है कि वाई देयर इज अ स्काई कलर ब्लू, कैंडल इफेक्ट सिंपल बोल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, मेन जो है आर्टिफिशियल रेन है। ठीक है, व्हाट इज दिस? क्लाउड है। क्लाउड के ऊपर यदि कोई एसिडिफिकेशन या कोई स्प्रे करते हैं किसी सॉल्ट का कंटेनिंग अपोजिट चार्ज पार्टिकल, तो व्हाट हैपन? इट स्टार्ट टू कोगुलेट। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आर्टिफिशियल रेन हुआ या डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है, वो एक कोगुलेशन का एग्जांपल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बात आपकी आ गई है नेचुरल चीजों की, यानी जो डे टू डे लाइफ में आप नेचुरली देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्मोक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, या पहले अपन जो इजी ये है पहले क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप एलम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलम्स यूज कर सकते हैं, जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज है उसको कोगुलेट करके बाहर निकाल सकते हो, यानी आप उसको ड्रिंकिंग पर्पस के हिसाब से कर सकते हैं। यानी जो भी इम्प्योरिटीज है, हार्डनेस कर रही है या कोई ऐसी कोई इम्प्योरिटीज है विच इज डिसॉल्व इन वाटर, आपने एलम डाला, उसको कोगुलेट किया और फिल्टर किया, तो वाटर इज फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, तो आप एलम्स यूज कर सकते हैं। देखिए कई जगह जो मेडिसिन है उसमें स्पेशली ऐसा किया जाता है कि मान लीजिए हमारे को पता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो मेडिसिन है उसका जो वर्क है वो एब्जॉर्प्शन पे बेस होता है। ठीक है, जिस एरिया पे है और हमारे को पता है कि वाटर हमारे बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से पर्पस किया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ली जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस एरिया पे उसको इफेक्टिवनेस देनी है तो वहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाए और उसका मेडिसिन का जो वर्क है वो फास्ट हो जाए, तो वहाँ पर भी ये चीज़ दिया जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन भी यूज हो सकता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन बेस भी पढ़ सकते हैं। एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी मेडिसिन की बात करें तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इसमें भी डिपेंड करेगा। टैनिंग क्या होता है? ठीक है, टैनिंग भी क्या है? नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल करते हैं और क्या है उसको लेदर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप एक समझ लीजिए कि लेदर इंडस्ट्रीज में आप इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट हमने मिसल फॉर्मेशंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने मिसल फॉर्मेशंस के अंदर इसका वर्क पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है। फोटोग्राफी प्लेट से फिल्म है। रबर इंडस्ट्रीज देखिए, लेटेक्स है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, तो रबर जो है वो मिलता है फ्रॉम द लेटेक्स, यानी जब लेटेक्स कोगुलेट होता है, फ्रॉम कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स, वहां से आपको क्या मिलता है? रबर मिलता है। पेंट है, इंक है, प्लास्टिक्स है, ये डिफरेंट एरिया है जहां पर इसका यूज आप करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप यूज कर सकते हैं प्रोट्रोडेशन मेथड। ठीक है, प्रोट्रोडेशन मेथड के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। प्रोट्रोडेशन मेथड के अंदर हमने इमल्शन बनाया था कि नहीं बनाया था? यहाँ पर भी मेडिसिन का भी हम इमल्शन बना के भी काम ले सकते हैं।
इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे टेक्निकल है या मान लीजिए आर्टिफिशियल मेथड जहां पर हमने इंटेंशनली कोगुलेट किया है। अब जो स्मोक प्रेसिपिटेटर है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये सिंपल है, आप रीडिंग भी करोगे तो क्या है इजीली समझ में आ जाएगा। लेटेक्स पे क्वेश्चंस है, IIT JEE मेंस में क्वेश्चंस आया हुआ है लेटेक्स पे, इसलिए आप किसी भी एनसीईआरटी की कोई भी लाइन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये पहले ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपका यही काम है, मैंने आपको सबको एक्सप्लेन किया है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो हर चीज को नेचुरल प्रोसेस, फिर आप हर को पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू नोट करना है, बोलना नहीं है, आपको नोट करके रखना है। अब हम बात करते हैं स्मोक प्रेसिपिटेटर की। ये जनरली जहां पर इंडस्ट्रीज होती है और वहां पर ज्यादा यूज होता है। मान लीजिए इसी तरह का कुछ एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ओके। मान लीजिए यहां से कोई एयर हुई है कंटेनिंग अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन यहां से आया है, ठीक है, एयर है प्लस यहां पर आ गया है अनबर्न कार्बन, ठीक है। व्हाट हैपन, मान लीजिए यहां पर कुछ नहीं है तो फ्रॉम द चिमनी या फ्रॉम एग्जिट ये क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी मिक्स विद द एटमॉस्फेयर और अनबर्न कार्बन व्हेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी बिकॉज वो हमारे जो रेस्पिरेशन है यानी ऑक्सीजन जो है उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। हमारी बॉडी ऑक्सीजन प्रॉपर्ली लेगी तभी ब्रीदिंग प्रॉपर्ली होती है। जनरली आप देखेंगे जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है या जो इंडस्ट्री जहां पर काफी धुआं निकल रहा है, स्मोक ज्यादा निकल रहा है, वहां पर क्या है सफोकेशन सा फील होता है बिकॉज वहां पर सराउंडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है, इससे हमें सफोकेशन फील होता है। तो अब आप देखो इसका सिंपल डायग्राम बना रहा हूं कि होता क्या है कि जब इंडस्ट्री से कोई अनबर्न कार्बन अलोंग विद एयर आता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। देखिए नो डाउट यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे क्योंकि अनबर्न कार्बन इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज नेगेटिव सोल्व, ये क्या हो जाता है नेगेटिव सोल्व होता है, ठीक है। आपने यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, लेट इट बी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहाँ से मैं एक सिंपल डायग्राम है, आप एनसीईआरटी सीरीज का डायग्राम मत देख के बना सकते हो, ठीक है। आपने कुछ इस टाइप से लगा दिया है, व्हाट हैपन, एयर आएगी, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी। जो अनबर्न कार्बन है, ठीक है, अनबर्न कार्बन है वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा, अनबर्न कार्बन विल अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनबर्न कार्बन अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना। तो व्हाट हैपन, हमने क्या पढ़ा था कोगुलेशन में, क्या पढ़ा था, तो व्हाट हैपन, अनबर्न कार्बन विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो बोलेगा लॉस इट्स चार्ज, यानी अनबर्न कार्बन ने अपने चार्ज को लॉस कर दिया। जब लॉस कर दिया तो व्हाट हैपन, इट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, जैसे ही प्रेसिपिटेट हुआ हैवी हो गया, हैवी हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे कार्बन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर फ्री फ्रॉम कार्बन क्या है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, प्रेसिपिटेट होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी इट गेट सेटल डाउन, ठीक है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अब आप देखो कोई मैकेनिकल मीन से, सपोज यहाँ से मैकेनिकली कुछ इसको साफ कर दिया है, और आप भी देखते हैं हमारे घरों में जो चिमनी लगाते हैं किचन में, उसका भी पीरियडिकली मेंटेनेंस होता है, क्लीनिंग होती है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी तो चॉक हो जाएगी, चिमनी चॉक हो जाएगी, तो एयर क्या है प्रॉपर्ली या चिमनी प्रॉपर्ली फंक्शन करना बंद कर देगी। तो क्या हुआ है, सिंपल सा है, स्मोक प्रेसिपिटेटर में क्या है, एयर अलोंग विद द अनबर्न कार्बन, ठीक है। If it is passing from this smoke precipitator which have a positive electrode, so what happen, unburned carbon which is negatively charged can attract towards the positive electrode, will lose its charges and get precipitated. Being a precipitation, it become heavy and due to the gravity it gets settled down, नीचे गिर जाएगा, settle down हो जाएगा, आप उसको periodically clean करोगे, और जो air है it is free from unburned carbon। तो smoke precipitator भी क्लियर हो गया है, डेल्टा में भी कोगुलेशन हुआ है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आई होप यहाँ पर समझ में आ गया है। अब आप देखो जो चीजें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, एक और एप्लीकेशंस होती है, ठीक है, एक और एप्लीकेशन होती है जो होती है सीवेज डिस्पोजल। मान लीजिए सीवेज डिस्पोजल भी होती है, ठीक है। सीवेज डिस्पोजल कैसे होती है, आप लोग जानते हैं कि कई सिटीज के अंदर क्या होते हैं, जो भी सीवेज डिस्पोजल होते हैं, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, बड़े बड़े टनल्स होते हैं। तो वंस अगेन यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ से पाइप से फ्लो होगा। यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वाटर के साथ क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल, जिसको अपन इम्प्योरिटीज बोल रहे हैं, यानी जो खराब पानी बोलते हैं ना अपन, खराब पानी, सीवेज में तो खराब पानी आता ना, इम्प्योरिटीज प्लस वाटर है, ठीक है। अब आप देखिए होता क्या है, देखो ये जनरली इंडिया में तो ये मिलता नहीं है, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, टनल के चारों तरफ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, या ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इट विल अट्रैक्ट, जैसे जैसे मूव होता है तो इट विल अट्रैक्ट होगा। व्हाट इज द न्यूट्रल इन नेचर, तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर क्या है, ये रेगुलरली फ्लो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट दिस पोजीशन कोलाइडल गेट अट्रैक्ट, वाटर तो सीधे जा रहा है, बट जो कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या है, इट विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड लगे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रोड, वहां पर वो क्या हुए हैं, अट्रैक्ट हुए, कोलाइडल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो व्हाट हैपन, लॉस्ट इट चार्ज, जैसे लॉस्ट चार्ज हुआ है तो इट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, जैसे प्रेसिपिटेट होगा वहां के वहीं सेटल डाउन हो जाएगा, जहां है वहां के वहीं सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, एंड वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ठीक है। इसको क्या है, इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, और यदि ज्यादा ही खराब है तो फिर क्या है, एटलीस्ट इरिगेशन वाटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। ये टेक्नोलॉजी इंडिया में तो नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीवेज डिस्पोजल में भी इस टेक्निकली कोगुलेशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अब आपका क्या है, लगभग चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है, ओके। इस पे हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन से टाइम हो गया है, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम जेल भी पढ़ लेंगे और कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स प्लस और क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए जेल इट इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट एनसीईआरटी बुक्स, ओके। कोगुलेशंस की बात करें तो कोगुलेशंस में क्या होता था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होता था, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा है। इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज डालते थे, तो इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास R एंड P आ जाना चाहिए। पेप्टाइडेशन अकर कब होता था, जब आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करते थे, ठीक है, यानी व्हेन द फ्रेशली प्रेसिपिटेट, देखिए रिविजन भी है, कोगुलेशन में क्या होता था, देयर इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन इफ वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग अपोजिट चार्ज, तो पहले तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, बिकॉज ऑफ दैट द कोगुलेशंस अकर, प्रेसिपिटेशन अकर। इन पेप्टाइजेशन व्हाट वी कैन डू, फ्रेशली प्रेसिपिटेट लेते थे, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल डालते थे, उसके अंदर क्या हो जाता, स्मॉल अमाउंट का क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइट डालते थे, द आयन व्हिच कंटेन कॉमन आयन इट गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए FeOH थ्राइस होता था, तो ऑल द कैरी Fe3+, 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 तो दिस बिहेव एज ए न्यूट्रल बिफोर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन पे वो न्यूट्रल था, बट जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन हुआ बिहेव एज ए पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, डिपेंड करता है कौन सा आयन कोगुलेट हुआ, बिकॉज ऑफ दैट डिस्पर्शन अकर, उसको बोलते थे पेप्टाइजेशन, इसलिए R लिखेंगे। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट इज अ टिंडल इफेक्ट, यहाँ पर ये P आ गया है, डायलिसिस इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, तो पेप्टाइजेशन में हमारे पास सिर्फ R है, ये डायलिसिस क्या है, प्यूरिफिकेशन, टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट,
जिसमें हमें दिखता था कि वाई द कलर ऑफ ए स्काई इज ब्लू, ठीक है, टेल ऑफ कॉमेट पता चलता था, ठीक है, वाई ड्यूरिंग द सनसेट या सनराइज वाई द स्काई इज ऑरेंज इन कलर, ये सारी बात हम पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पर रेनबो है, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ही आता है, ठीक है। तो फॉर टुडे लेक्चर दिस इज सफिशिएंट एंड स्टडी के हिसाब से ये चैप्टर खत्म हो गया है, बट आई विल टेक अनदर लेक्चर फॉर द अदर न्यूमेरिकली प्रैक्टिस एंड अदर क्वेश्चन, जो सो आपका पूरा ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।